खैर मूवी की स्टार्टिंग राजस्थान के मुनाबो गांव से होती है, जहां पर सुरेखा सिंह हमें बताते हैं कि सन 1947 के समय जब भारत का विभाजन हुआ था तो कुछ लोग आकर राजस्थान में इस गांव का निर्माण किया और यहाँ रहने लगे। अब वो अपने पुलिस करियर के बारे में भी बताते हैं कि 1947 से 85 के बीच में उन्होंने अपने करियर में इस तरह की दर्दनाक मौत किसी और की नहीं देखी थी जो 1985 में उन्हें देखना पड़ा। अब कहानी का मेन थीम दिखता है, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो लकड़ियां काट रहा होता है पेड़ से। तभी एक गोली आकर उसे लगती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और जो शख्स उसे गोली मारे रहता है उसके कान को काट लेता है, साथ ही साथ उसके जीभ को खींचकर उसकी सीने से 5 बार कुल्हाड़ी मार करके उसे जान से मार देता है। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बबीता है और वो अपने माँ बाप को झूठ बोलकर कि मैं मंदिर जा रही हूँ खेत में मिलने अपने पुराने आशिक के पास आती है, जहाँ पर वो और उसका पुराना आशिक दोनों सेक्स करने में लगे रहते हैं। उस लड़की की कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी, जिसके बारे में सोचकर उसके माँ बाप उस लड़की के लिए चिंता में हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि जल्द ही हमारी बच्ची वापस आ जाएगी। जिसके बाद उनके माँ बाप के पास कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं जो उसके बाप को गोली मार देते हैं और साथ ही साथ उसके माँ को भी गोली मार कर घर के अंदर से सारे अफीम को लूट जाते हैं। और यहाँ पे वो जो लड़की रहती है गोली की आवाज़ सुन करके दिक्कत उसे हो जाती है और फिर वो तुरंत अपने माँ बाप की जान बचाने के लिए भाग पड़ती है, जहाँ पर वो कुछ लोगों को जीप से जाते हुए देखती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुरेखा नाम के पुलिस इंस्पेक्टर को जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे होते हैं और वहाँ पर एक सिपाही और मौजूद रहता है जिसका नाम भूरे है और वो बबीता से सारी जानकारियाँ ले रहा होता है। बबीता भूरे को बताती है कि हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं थी और वो हमारे घर से सारे गहने जेवर लूट के ले गए क्योंकि मेरी कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी। जहाँ पर वो भूरे और भी उससे सवाल करने की कोशिश करता है तो उसे सुरेखा बीच में रोक देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। जहाँ पर सुरेखा भूरे से कहता है कि लड़की झूठ बोल रही है, इसका जो पिता है वो अफीम का पुराना धंधा करता था, लेकिन ये इस खबर को तो हमको और तुमको बताने वाली नहीं है। वो अफीम वापस लेने के लिए ही आए थे और उसने उससे कुछ गद्दारी की होगी तो इसके बाप को मार दिया गया होगा। अब हम नेक्स्ट सीन में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सिद्धार्थ है और वो गांव में आकर एक शख्स से पूछता है कि मुझे शहर में कुछ काम है और मुझे गांव का एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको शहर की काफ़ी नॉलेज हो। तभी वहां पर गांव का एक आदमी उसे बताता है कि ऐसा नॉलेज वाला व्यक्ति केवल गांव में एक ही है और उसका नाम पन्ना है। पन्ना इस समय बाहर गया हुआ है और वो जल्द ही वापस आ जाएगा, तुम उसकी बीवी के साथ संपर्क कर लो। यहाँ पर पन्ना की बीवी से जब सिद्धार्थ पूछता है कि पन्ना कब तक लौटेगा तो उसकी बीवी कहती है कि पन्ना अभी 10-15 दिन के अंदर लौटेगा और उसकी बीवी जो रहती है वो बांझ रहती है। अब इधर हम देखते हैं इस आदमी को पेड़ से उतारा जाता है और इसकी छानबीन चालू की जाती है, जहाँ पर भूरे गांव के एक लड़के से पूछता है, जो लड़का देखा होता है कि उसको गोली मारी गई है। वो लड़का उसे बताता है कि साहब मैंने देखा किसी ने उसे गोली मारी, लेकिन मैं उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें एक पर्चा मिलता है और सुरेखा सिंह जब उस पर्चे को उठाता है तो उस पर्चे में कुछ ऐसा लिखा होता है जो सीधे सीधे पुलिस को ही टारगेट कर रही होती है। जिसके बाद वो वापस उसकी छानबीन करने के लिए चले जाते हैं और एक ढाबे में रुकते हैं जो कि माखन का ढाबा है और वहाँ पर हम सिद्धार्थ को भी देखते हैं जो पहले से मौजूद है। इन दोनों पुलिस ऑफिसरों को सिद्धार्थ पे शक होता है क्योंकि इन्होंने पहले इसे अपने गांव में नहीं देखा था, इसलिए भूरे सिद्धार्थ से उसके बारे में पूछता है। सिद्धार्थ उसे नहीं बताता और सीधा ही बाहर चला जाता है। जिसके बाद माखन जो कि ढाबे का मालिक था उसे सुरेखा फ़ोटो दिखाता है उस व्यक्ति की जिसे मारा गया था, तो वो फ़ोटो को पहचान लेता है और बताता है कि इस लड़के का नाम सुआ है और ये कुछ दिन पहले मेरे ढाबे में भी आया था और वो उसे अच्छी तरीके से पहचानता है। इधर हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि अपने कमरे में अकेले ही गुमसुम सा बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि सुरेखा के घर में उसकी बीवी मौजूद है, जहाँ पर सुरेखा से वो कहती है कि तुम लड़ाई करने जा रहे हो तो जिंदा वापस लौटना। जहाँ पर सुरेखा कहता है कि तुम्हारे इसी वजह से मैं 25 साल तक पुलिस की नौकरी ठीक ढंग से नहीं कर पाया और मेरा कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ है। जहाँ पर उसकी बीवी कहती है कि तुम्हारा प्रमोशन अच्छा हुआ नहीं हुआ है क्योंकि तुम जिंदा आ रहे हो, यही मेरे लिए बहुत है। जिसे सुन करके वो नाराज़ होकर के घर से बाहर जाने लगता है तो उसे बेटा उसका पढ़ते हुए मिलता है, जहाँ पर वो अपने बेटे से कहता है कि ज़्यादा मत पढ़ नहीं तो पास हो जाएगा।
तो उसका बेटा उसे कहता है कि पापा मैं आईपीएस बनूंगा और फिर इसी गांव में ट्रांसफ़र करा के डीएसपी बनूंगा और आप पर हुक्म चलाऊंगा। जहां पर वो कहता है कि तेरी माँ मेरे ऊपर कम हुक्म चलाती है, अब तू भी इसी लाइन पे आ जा। इसके बाद सुरेखा अपने एक बड़े अधिकारी आईपीएस अधिकारी से मिलता है, जहां पर आईपीएस अधिकारी सुरेखा को ये कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी सभी गुंडों को पकड़ो, क्योंकि कुछ दिन में ही तुम्हारा तो खेल ख़त्म हो जाना है और तुम्हारी ड्यूटी भी पूरी हो जानी है, लेकिन मैं आईपीएस ही नहीं रहना चाहता, मैं डीजी बनना चाहता हूँ। जिसके बाद वो ऐसा कह करके कटाक्ष कसकर चला जाता है। अब इधर हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जो कि पन्ना के घर में पहुंचा है और वो सिद्धार्थ पन्ना की वाइफ से पूछता है कि पन्ना क्या वापस आया, तो उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं। जहाँ पर जब वो वापस जाने लगता है तो पन्ना उसे कुछ देर अपने घर में आने के लिए कहती है और कहती है कि मैं छाछ बनाने वाली हूँ, आप धूप से आए हैं, छाछ पीकर जाइए। जहाँ पर वो छाछ पीने लगता है तो पन्ना के वाइफ के घर पर एक और औरत आती है जिसका नाम गौरी है, और वो पन्ना के ही दोस्त धन्ना की वाइफ है। जहाँ पर वो उसे देख करके उसका नाम भी पूछती है तो वो अपना नाम उसे सिद्धार्थ बताता है, और फिर वो उनसे एक रिक्वेस्ट करती हैं कि आप काम किसी और को नहीं दीजिएगा, ये काम मेरे ही पति पन्ना को मिलना चाहिए। जहाँ पर वो वापस चला जाता है। अब इधर हम पन्ना को देखते हैं, जो कि अब शहर से वापस आ चुका है अपने एक और मित्र के साथ, लेकिन धन्ना बाहर ही है और वो उनके साथ नहीं आया है। जहाँ पर पन्ना जब बस से उतरता है तो वो सीधे माखन के यहाँ जाता है, और माखन पन्ना का पुराना मित्र रहता है, साथ ही साथ वो सुआ का भी मित्र रहता है। तो माखन पन्ना को ये बताता है कि कुछ दिन पहले सुआ का कत्ल हो गया, जिसकी खबर मैंने पुलिस को दे दी है, और ये भी बता दिया है कि तुम उसके पुराने मित्र हो, इसलिए पुलिस ने तुम्हें बुलाया है। जिस पर वो उसके ऊपर नाराज़ होता है, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, वो पुलिस स्टेशन जाता है। जहाँ पर शुरुआत में वो सुआ को पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब उसे कड़ाई से पूछता है सुरेखा तो वो उगल देता है और कहता है कि हाँ, ये मेरा ही मित्र था, और जिस तरह इसकी नृशंस हत्या की गई है, मुझे लगता है कि वो कोई राक्षस ही हुआ होगा। जहाँ पर वो दोनों बातचीत करते रहते हैं, और फिर सुरेखा पन्ना को कह देता है कि तुम बिना बताए किसी को गांव छोड़ करके बाहर नहीं जाओगे। अब इधर हम देखते हैं, जब पन्ना अपने घर वापस आ रहा होता है तो गांव के लोग उसके ऊपर कटाक्ष कसते हैं, और गांव का एक व्यक्ति उसे बताता है कि तेरी जो वाइफ है वो सिद्धार्थ के साथ कुछ गुल खिला रही है। जिसे सुनकर के पन्ना काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो बिना पूछे ताछे ही अपनी पत्नी को काफ़ी पीटता है। जिसके बाद जब सिद्धार्थ पन्ना के घर पहुंचता है तो उसकी पन्ना की पत्नी के चेहरे पर काफ़ी तेज़ थप्पड़ों का निशान पड़ा रहता है। सिद्धार्थ घर के अंदर आता है, जिसे पन्ना देख लेता है, और पन्ना फिर उसे ऊपर छत पे बुलाता है कि चलो तुमसे बात करनी है। और फिर उन दोनों के बीच में डिसाइड होता है कि शहर में जाने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो पन्ना कहता है कि मैं 5,000 लूँगा, जिस पर सिद्धार्थ मान जाता है और पूछता है कि तुम 5,000 तुम्हें क्यों चाहिए, और बाकी सभी दोस्तों को तुम 3,000 क्यों दे रहे हो। तो वो बोलता है कि तुमने मेरी बीवी के साथ जो मज़े लिए हैं उसके 2,000 एक्स्ट्रा लगेंगे। इसके बाद वो काम करने के लिए रेडी हो जाता है, और नेक्स्ट डे फिर वो पन्ना और उसका एक साथी दोनों चले जाते हैं सिद्धार्थ के साथ, जहाँ पर सिद्धार्थ उन्हें एक पुरानी जगह पे ले जाता है। और इधर हम देखते हैं इन पुलिस ऑफिसर्स को, जहाँ पर सुरेखा बबीता और उसके बॉयफ्रेंड जिसका नाम शशि था उसे पकड़ लेते हैं, और उन दोनों से कड़ाई से पूछने पर पता चलता है कि बबीता के पास एक चिट्ठी मौजूद रहती है, और चिट्ठी में लिखा रहता है कि तुमने अगर किसी को भी मुखबिरी की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इसका पता लगाने के लिए वो बाहर चले जाते हैं, और फिर सिद्धार्थ को, जो कि पन्ना और उसके दोस्त को, ले जाकर एक जगह रोक देता है। और वो जगह जो रहती है वो एक सुनसान जगह होती है, जहाँ पर सिद्धार्थ पन्ना के ही दोस्त से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ इस पहाड़ी पर, और यहाँ पर मेरा कुछ सामान रखा है, इसे लाद करके नीचे ले आना है। जहाँ पर वो पहाड़ी पर उसके दोस्त को ले जाता है और फिर उसका गला दबा करके इसे बेहोश कर लेता है। जब उसे बेहोश कर देता है तो उसके बाद पन्ना भी उसे ढूंढते हुए उस पहाड़ी के अंदर जब पहुँच जाता है तो वो अपने मित्र को बंधा हुआ देख करके डर जाता है, और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो सिद्धार्थ उसे भी एक डंडे से मारकर नीचे गिरा देता है और उसे भी बेहोश करके बांध देता है। अब इधर हम देखते हैं खरीफ खान को, जो कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी होता है और वो पाकिस्तान का होता है। इसी का पीछा करने आता है सुरेखा और उसके साथ भूरे, जहाँ पर उन दोनों के बीच में काफ़ी मुठभेड़ होती है, और सुरेखा उनके काफ़ी लोगों को मार देता है। लेकिन खरीफ खान अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग निकलता है। उसके मन में इस बात की चोट लग जाती है कि उसके लोगों को
सुरेखा ने मार दिया। जहाँ पर वो सुरेखा को डरवाने के लिए उसके घर में अपने ही एक शख्स को भेज कर एक चिट्ठी गिरवाता है। वो चिट्ठी जब उसके बेटे को मिलती है तो उसका बेटा सुरेखा के सामने पढ़ करके बताता है कि इस चिट्ठी में लिखा है कि मेरा मेन टारगेट अब तू है, क्योंकि तूने मेरे ही आदमी को मारा हुआ है। इसलिए सुरेखा तू अपनी जान बचा और मेरे आदमियों के बदले मैं तेरे बेटे को ख़त्म करके ही मानूंगा। ये चीज़ सुन करके उसकी पत्नी डर जाती है और फिर सुरेखा भी अपनी पत्नी और अपने बेटे से गाँव को छोड़ करके बाहर चले जाने के लिए कहता है। अब इधर उसका बेटा एक अच्छी चीज़ करता है और वो जो व्यक्ति इस चीज़ को फेंका रहता है उसके गाड़ी का नंबर वो उसे बता देता है। जिसके बाद हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि घर के अंदर आया हुआ है और वो पन्ना की पत्नी से कहता है कि मैं जब पन्ना को बाहर अपने काम से ले जा रहा था तो उसने मुझसे एक डील की थी और डील के तहत ये हुआ कि मैं 200 रुपये किराया दूंगा और मुझे इसी घर के अंदर रहना है। जहाँ पर पन्ना की वाइफ को शुरुआत में यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो उसे मनाता है तो पन्ना की वाइफ 200 रुपये रख लेती है और उसे कहती है कि ठीक है, आज से आप ऊपर वाले कमरे में रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इधर इस पुलिस ऑफिसर सुरेखा ने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने चिट्ठी फेंकी थी और उसे काफ़ी मारता पीटता है। तो उसके बारे में सारी जानकारी देता है कि जिस व्यक्ति की तलाश आपको है वो व्यक्ति पाकिस्तान का है और वहाँ से आया है। साथ ही साथ यहाँ पर वो बहुत बड़े गैर कानूनी धंधे चलाता है। जिसके बाद उसे मारपीट में काफ़ी पता चलता है और फिर वो उसकी खोज करने के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं उसी व्यक्ति पन्ना को जो कि अब सकरों से बंधा हुआ है और उसके ऊपर टॉर्चर करने सिद्धार्थ पहुंच जाता है, जो कि उसके पैर पर एक कील को ठोंक देता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक सीन था और इसे कोई भी देख नहीं सकता था। इस सीन को अगर आपको देखना है तो प्लीज़ मूवी में जा कर के वॉच कीजिए, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसको काफ़ी दर्द भी हो रहा है और इधर हम देखते हैं सुरेखा सिंह को जो कि अब लाल मांस खा रहा होता है। जब वो लाल मांस खा रहा होता है तो अपने साथी भूरे से कहता है कि तुम्हें जब इतना अच्छा लाल मांस बनाने आता है तो क्यों नहीं तुम एक धंधा खोल लेते हो खाना बनाने का, पुलिस की नौकरी में क्या रखा है। जिस पर भूरे बताता है कि मैं जाति में निम्न हूँ, इसलिए मैं धंधा नहीं खोल सकता, क्योंकि मेरी जात में निम्न होने की वजह से कोई भी व्यक्ति मेरे यहाँ खाना खाने नहीं आएगा। अब इधर हम देखते हैं सिद्धार्थ को जो कि पन्ना के घर में अपने कमरे में आ चुका है और उसकी हवस भरी निगाह उसी की वाइफ के ऊपर रहती है, जहाँ पर वो उसकी वाइफ की तरफ गलत निगाहों से देखता रहता है, जो कि उसके लिए बाटी चोखा लेकर के आई है। तभी दरवाजे में दस्तक होती है सुरेखा सिंह की, जहाँ पर पन्ना की वाइफ जब दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ सुरेखा पन्ना के बारे में पूछता है। पन्ना की वाइफ उसे बताती है कि कुछ दिनों के लिए वो बाहर गए हैं और सिद्धार्थ का ही काम कर रहे हैं। जहाँ पर वो सिद्धार्थ को भी देखता है और सिद्धार्थ से पूछता है कि वो तुम्हारा कौन सा काम करने गया है। तो सिद्धार्थ उसे बताता है कि मेरे खिड़की दरवाजे और पुरानी मूर्तियों को बाहर शहर में ट्रांसफ़र करने का काम वो करने गया है और कुछ दिन में वापस लौट आएगा। जिसके बाद सुरेखा उसे कहता है कि जब वो वापस लौटे तो उसे मेरी फ़ोन में बात कराना और अगर हो सके तो जल्दी ही मेरी फ़ोन में उससे बात कराना। और फिर उसके बाद सुरेखा वहाँ से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं धन्ना और उसकी पत्नी को, जहाँ पर धन्ना और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे होते हैं, लेकिन सेक्स के बीच में धन्ना की पत्नी नाराज़ है, क्योंकि धन्ना की पत्नी ये मानती है कि धन्ना सेक्स के दौरान भी अपने दोस्तों की हरामखोरी को समझने का प्रयास कर रहा है और वो उसे कहती है कि तू अभी पन्ना और उसके दोस्त के बारे में सोच रहा है और यहाँ पे मैं ठीक से मज़े भी नहीं लूट पा रही हूँ। जहाँ पर धन्ना बताता है कि उसने कुछ काम ही ऐसा किया है, मुझे बिना बताए वो दोनों अपना काम करने चले गए शहर और वहाँ मोटी मोटी रकमें उन्होंने ली होगी और मुझे पूछा तक नहीं। जिसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ सेक्स करने के लिए मना करके कि मैं जा रहा हूँ टॉयलेट करने और बाहर चला जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं सिद्धार्थ को, जो कि सिद्धार्थ आया हुआ है पन्ना की वाइफ के यहाँ, और यहाँ पर हम देखते हैं धन्ना को जो कि सिद्धार्थ के बारे में पता लगा लेता है पन्ना की वाइफ से और फिर वो कहता है कि साहब मुझे भी काम दे दो, मैं भी काम करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ उसे मना करता है कि ट्रक से सारी बाहर निकल चुकी हैं, अब तुम काम कैसे करोगे। तो वो बताता है कि मुझे बस पैसा दे दो, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा और फिर से उन्हें ज्वाइन जा करके कर लूँगा। जहाँ पर वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो मेन रोड से ना जाकर किसी और जगह जाने लगता है,
धन्ना को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये कुछ गलत करने वाला है, जहाँ पर वो उसे गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन सिद्धार्थ नाराज़ होकर के उसका सर गाड़ी में पटक देता है। अब सिद्धार्थ धन्ना पन्ना के साथ बांध देता है और सभी लोगों को एक जगह कैद कर लेता है। तभी उन लोगों को अलग तरीके से वो ट्रांसफर करने लगता है और फिर उसके बाद जब वापस आ रहा होता है तो उसकी मुलाकात होती है सुरेखा से, जहाँ पर सुरेखा उसे उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है और वो उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाता है। साथ ही साथ वो ये भी पूछता है कि पन्ना की कोई खबर तुम्हें मिली? तो सुरेखा से सिद्धार्थ बताता है कि अभी यहाँ पर ठीक से कॉल नहीं लग सकती है क्योंकि यहाँ का नेटवर्क ख़राब है। जब वो आ जाएंगे तब मैं आपको खबर कर दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब रात का समय होता है जहाँ पर सभी लोग एक जश्न मना रहे होते हैं और धन्ना की वाइफ गौरी और साथ ही साथ पन्ना की वाइफ दोनों बैठे रहते हैं। और धन्ना की वाइफ अपने पति से नाराज़ है और वो बताती है पन्ना की वाइफ को कि वो ठीक से सेक्स भी नहीं कर पाता है और जब भी मैं उसके ऊपर हावी होती हूँ तो वो बीच में ही मुझे छोड़ करके बाथरूम करने के लिए चला गया था और जाते ही वक्त वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उसकी खबर तो मुझे है नहीं। तो पन्ना उसे बताती है कि तुम्हारा पति किसी और के नहीं बल्कि सिद्धार्थ के काम की वजह से बाहर गया हुआ है। जहाँ पर वो सिद्धार्थ पन्ना की वाइफ को फिर से हवस भरी निगाहों से देख रहा होता है और जब पन्ना की वाइफ उसका बिस्तर झाड़ने और बनाने के लिए उसके कमरे में पहुंचती है तो वो उसे पीछे से पकड़ने का प्रयास करता है, जिससे पन्ना की वाइफ नाराज़ हो जाती है और वो बाहर चली जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि जो पन्ना है उसे फिर से सिद्धार्थ काफ़ी तेज़ फ्रस्ट्रेट होकर के टॉर्चर करने लगता है। साथ ही साथ फिर उसके सारे दोस्तों को भी वो टॉर्चर कर रहा होता है। जहाँ पर जब वो वापस अपने घर आता है तो पन्ना की वाइफ को पता नहीं क्या सूझता है और वो अचानक आ जाती है सिद्धार्थ के कमरे में, जहाँ पर वो कमरे का किवाड़ बंद करके नीचे लेट जाती है। नीचे लेटने के बाद वो अपने पैर से अपना पेटीकोट हटाने लगती है और कहती है कि आ अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। जहाँ पर वो अपने बताती भी है कि मैं बंजर हूँ और मेरे बच्चे नहीं होने वाले हैं। जहाँ पर उसे इस बात का पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन सिद्धार्थ उसके कोमल शरीर को देख करके अपने हवस को पूरा करने के लिए लग जाता है और फिर वो उसकी वाइफ के साथ भरपूर मात्रा में सेक्स भी करने लगता है। जहाँ पर नेक्स्ट डे जब वो जाता है तो वो देखता है कि पन्ना का एक साथी धन्ना कैद से बाहर निकल चुका है, लेकिन उसे इतना टॉर्चर किया जा चुका है कि उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो पूरी तरह से गांव के छोड़ करके थाने पहुंच सकता। वो बाहर जब जाता है तो धूप की वजह से नीचे ज़मीन में गिर जाता है, जिसे जब सिद्धार्थ घसीटने लगता है तो वहाँ पर गांव का एक लड़का उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो लड़का उसके डर से बाहर भागने लगता है और सिद्धार्थ भी उसको दौड़ा लेता है, लेकिन उस लड़के का पैर फिसल जाता है और वो सीधे खाई में जाकर गिरता है, जहाँ पर पत्थर में उसका सर टकरा जाता है और फिर वो लड़का वहीं पे मर जाता है। अब सिद्धार्थ इसे देख करके वापस आता है और फिर वो धन्ना की शरीर के ऊपर पेट्रोल छिड़क करके उसे आग के हवाले कर देता है। अब इधर हम देखते हैं इसी पुलिस वाले सुरेखा को, जो कि उस छोटे से लड़के की खोजबीन में लगे हुए हैं और साथ ही साथ भूरे भी उसके साथ गया हुआ है। जहाँ पर भूरे उसे एक चीज़ बताता है कि सर एक बच्चे की पगड़ी मिली है। सुरेखा को यकीन हो जाता है कि वो वही छोटे बच्चे की पगड़ी है, जिसकी जांच करने के लिए जब वो पहुंचता है तो वहाँ पर उसे चप्पल भी मिलता है और फिर साथ ही साथ उसे खून के कुछ छींटे भी दिखते हैं। जहाँ पर एक जगह भूरे बैठकर इंतज़ार कर रहा होता है सुरेखा का, क्योंकि वो काफ़ी देर से चल रहा होता है और उसकी सांस फूलने लगती है। तभी उसे एक गोली आकर लगती है, जो गोली खरीफ खान द्वारा मारी गई थी। खरीफ खान पूरी तरह से सुरेखा को ख़त्म करना चाहता था और वो उसकी जान का दुश्मन बन गया था। सुरेखा किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे बहुत दुख होता है। अब इधर हम देखते हैं गौरी को, जो कि धन्ना की वाइफ है, और वो देख लेती है सिद्धार्थ को सिगरेट पीते हुए, जहाँ पर वो उसे गुस्से की निगाहों से देखकर चली जाती है। अब इधर सिद्धार्थ घर के अंदर आता है और फिर वो पन्ना की वाइफ से बताता है कि मेरा काम अब पूरा हो चुका है और मैं अब शहर के लिए रवाना हो रहा हूँ। जहाँ पर पन्ना की वाइफ कहती है कि तुम मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ बाहर चलूँगी। जहाँ पर उन दोनों को एक दूसरे से लिप्त अवस्था में देख के गौरी काफ़ी परेशान हो जाती है और उसे बिल्कुल यकीन भी नहीं होता कि आखिर हो क्या रहा है। अब इधर हम देखते हैं कि सुरेखा अपनी वाइफ को कॉल करता है, जहाँ पर वो भूरे की मौत का समाचार उसे सुनाता है और वो काफ़ी इमोशनल भी होता है, क्योंकि भूरे को वो अपना बहुत खास मित्र समझता था। जहाँ पर
पुलिस स्टेशन में नेक्स्ट डे गौरी आ जाती है और फिर वो सुरेखा से कहती है कि मुझे सिद्धार्थ के ऊपर कुछ शक हो रहा है। वो उसे उसका कारण पूछता है तो गौरी बताती है कि कुछ साल पहले धन्ना और पन्ना ने हमें बताए एक ज़मीन ली थी और उस ज़मीन के पैसे कहाँ से आए थे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे एक जगह के बारे में बताया था जहाँ पर सारे कागजात रखे गए थे। उस जगह को ढूंढने के लिए सुरेखा और उसी के साथ गौरी दोनों लोग पहुंच जाते हैं, जहां पर सुरेखा जब वहां के डॉक्यूमेंट्स तलाशने लगता है तो उसे एक कागज़ मिलता है जिसमें सिद्धार्थ का नाम होता है और साथ ही साथ एक डायरी भी मिलती है, जिस डायरी में शुरुआत में हमें पता चलता है कि जो सुआ का कातिल था वो कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही था। और कुछ एक साल पहले न्यू दिल्ली की घटना आती है जहां पर हमें ये भी पता चलता है कि सुआ, उसके साथ धन्ना, पन्ना और उनका एक दोस्त, ये चारों लोग एक जगह खाली घर पे चोरी करने गए थे, जहां पर वो सामान को जब लूट रहे होते हैं तभी सिद्धार्थ की वाइफ वहां आ जाती है और उस समय वो सिद्धार्थ की वाइफ को देख लेते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि सिद्धार्थ पन्ना की वाइफ को लेकर के गांव से दूर जा रहा होता है, जहां पर वो पन्ना की वाइफ को कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाता है और वो अपने जितने भी उसने अभी तक टॉर्चर किया है उन लोगों को, उनकी फ़ोटोज़ उसे दिखाता है। जहां पर जब सुरेखा सिद्धार्थ के घर की जांच कर रहा होता है तो वहां पर सुरेखा की पत्नी को फ़ोटो उसे मिलती है और फिर सुरेखा को उस डायरी से ये भी पता चलता है कि यही धन्ना, पन्ना और बाकी जो उसके दो दोस्त थे, उन दो चारों लोगों ने मिल करके सिद्धार्थ की वाइफ के साथ रेप किया और फिर उसको काफ़ी टॉर्चर किया, उसके पेट में कई बार घूंचों से प्रहार किया और उसे जान से मार दिया। जिसके बाद जब वो वापस आता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पन्ना की वाइफ गौरी रो रही होती है, क्योंकि उसे अब ऐसा लग चुका था कि शायद उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। जहाँ पर इस सिद्धार्थ को पकड़ने के लिए जब सुरेखा अपने साथी के साथ जाने लगता है तभी वहाँ खरीफ खान आ जाता है और वो जान से मारना चाहता है सुरेखा को, जहाँ पर गोली काफ़ी चलती है और मुठभेड़ में सुरेखा को अंतिम में खरीफ एक गोली पैर पे मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और जब सुरेखा को खरीफ घोड़े से दौड़ा लेता है कि अब इसे जान से मार दूंगा, तो वो एक सही निशाना लगाता है और सीधा ही खरीफ खान का काम तमाम कर देता है। अब इधर जो सिद्धार्थ रहता है वो सिद्धार्थ पन्ना की वाइफ को उसी जगह ले जाता है जहाँ पर पन्ना को उसने काफ़ी टॉर्चर किया होता है। साथ ही साथ वो सभी लोगों की लाशों को उसे दिखाता है, जहाँ पर पन्ना की वाइफ जब पन्ना को देखती है तो काफ़ी तेज़ी रोने लगती है और वो फिर उसे सारी चीज़ों को पूछती है। तो सिद्धार्थ उसे बताता है कि मेरी पत्नी को इन लोगों ने बहुत बेरहमी से उसका रेप किया, फिर उसे जान से मारा और उसके शरीर में इन्होंने इतना प्रहार किया था कि ये सभी काम एक राक्षसों का होता है। इसलिए जितना भी इन्होंने जो काम किया, जैसे उसके कान को काट कर इन्होंने बाली को खींचा था, उसके हाथ की अंगूठी को काट कर उसके अंगूठी को खींचा था, सेम टू सेम मैंने भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया और उनके एक अंगूठे को, उनके हाथ के बीच की उंगली को काटा, उनके कान को काटा और इस तरह मैंने अपने बदले को पूरा किया। जिसके बाद सिद्धार्थ पन्ना को मिट्टी के तेल में पूरी तरह से सान देता है और फिर उसके बाद वो एक माचिस जलाता है और पन्ना को पन्ना की वाइफ के सामने ही जला देता है। जब वो जला देता है तो उसके बाद पुलिस देर से पहुंचती है और फिर सुरेखा सिद्धार्थ को पकड़ने के लिए कहता है और कहता है कि तुम मुझे सरेंडर कर दो, नहीं तो मुझे मजबूर होकर के गोली चलानी पड़ेगी। जहां पर वो पूरी तरह से सरेंडर अवस्था में है और सिद्धार्थ अपने आप को सरेंडर भी करना चाहता है, लेकिन पन्ना की वाइफ उसे गोली मार देती है रोते हुए, जिससे सिद्धार्थ वहीं पर तड़प के मर जाता है और उसे अपनी पत्नी का ध्यान आता है जब वो अपनी पत्नी को अपने गले से लगा करके बैठा हुआ था। अब इधर हम देखते हैं कुछ साल बाद की घटना, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि जो पन्ना की वाइफ थी वो वास्तव में बंजर खेती नहीं थी और बल्कि उसके अंदर भी कुछ हो सकता था। और ये भी पता चलता है कि वो पन्ना की वाइफ अब सिद्धार्थ के बच्चे की माँ बनने वाली है और वो प्रेग्नेंट है। साथ ही साथ वो सिद्धार्थ के द्वारा रखे गए संदूक को खोलती है जहाँ पर उसे कई सारी अंगूठियाँ मिलती हैं। अब इसके बाद वो अपनी सहेली गौरी और बाकी लोगों के साथ बाहर जब गांव के जा रही होती है तो उसकी अवस्था पे तरस खा करके जब
पुलिस वाला सुरेखा पहुंचता है तो सुरेखा उससे कहता है कि तुम मेरी गाड़ी में आकर के बैठ जाओ, क्योंकि अभी काफ़ी दूर तुम्हें पैदल यात्रा करनी है, इसलिए तुम मेरे गाड़ी में अगर बैठ जाओगी तो तुम्हारा सफ़र आसान हो जाएगा। जिसके बाद वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और इसी के साथ ये पूरी मूवी ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन? इसी तरह के और भी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।